Very good morning to all of you, my dear students. In the previous video, I told you about the differences of democratic countries and non-democratic countries. And here in this video, we will discuss about some case studies related with Pakistan, Saudi Arabia, China, Estonia, Mexico, Fiji, Zimbabwe, and Sri Lanka. What type of rule and regulation was there? Was the system governed by some leaders, specific leaders, was democratic or non-democratic? So in this case study we will discuss about. So first let's see the condition of Pakistan, what the type of government was there in Pakistan. General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. So before 1999, there was the Prime Minister Nawaz Sharif. बट जनरल परवेज मुशर्रफ जिन्होंने सेना की सहायता से तख्ता पलट कर दिया इन 1999 में, कहाँ? पाकिस्तान में. सो ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. यानी नवाज शरीफ की जो सरकार थी, एक्चुअली इट वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लोगों के द्वारा चुनी गई थी, और उस चुनी हुई सरकार को इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया. ही डिक्लेयर्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद को देश का एक चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कर दिया? घोषित कर दिया, यानी सेना प्रमुख घोषित कर दिया. एंड इन 2002 ही चेंज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. 2002 में खुद को उन्होंने वहाँ का क्या बना दिया? प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी कर दिया. देन हेल्ड अ रेफरेंडम 5 years एक्सटेंशन, यानी उन्होंने एक पब्लिक रेफरेंडम कराया. और रेफरेंडम का अर्थ ये होता है कि लोगों से राय लेना कि यहाँ की सरकार कैसे चल रही है, क्या उसको. तो उन्होंने रेफरेंडम यानी लोगों के बीच में राय कराया, और इस राय शुमारी के बीच में उन्होंने ये बताया कि जनता ने उन्हें 5 सालों के लिए और समय दे दिया है, और वो फॉर मोर 5 years ही विल बी द प्रेसिडेंट देयर, है ना. बट मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट सेड रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. यानी जब वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मीडिया ने जब ये जांच की कि क्या सच में लोगों से पूछा गया था क्या कि परवेज मुशर्रफ ही वहाँ के प्रेसिडेंट रहने चाहिए, तो मीडिया के द्वारा ये पता चला कि अरे ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड था, ऐसा कुछ रेफरेंडम हुआ ही नहीं था. एक तरह से ये थोप दिया गया था लोगों के ऊपर, और उन्होंने खुद से अपने आप को 5 सालों के लिए फिर से एक्सटेंड कर लिया था एज अ प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल ही क्या था? नॉन डेमोक्रेटिक था. स्टूडेंट्स, इन अगस्त 2002 ही इशूड लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर. उन्होंने लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर को पास किया, जिसने अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? अमेंड किया, यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार किया, है ना. यानी उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या कर दिया? बदलाव कर दिया. ठीक है, जबकि वो खुद ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे, फिर भी वो ये सब कर रहे थे. तो आप देख सकते हो एक तानाशाही रूल, डिक्टेटरशिप की तरह वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज. लो भाई, अब तो ये हो गई बात. कहने का मतलब है कि अब उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो पास किया, उसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकते थे, और संविधान में सुधार होने के साथ अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो गया था कि वह असेंबलीज को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है. तो फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी रहा कहाँ? यानी एक तरह से आप कह सकते हो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, जो अभी देश से बाहर चल रहे हैं वहाँ पर, है ना, उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी. पूरी तरह से उन्होंने लोकतंत्र को पीछे छोड़ दिया, और साथ में उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना लिया. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने क्या कर दिया था? डिसमिस कर दिया था. तो ये तो एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी घटना हो गई पाकिस्तान में, है ना. So the work of civilian cabinet supervised by National Security Council dominated by the military officers. यानी एक तरह से होता है ना, सब हर चीज़ पे कब्जा कर लेना. तो जो सिविलियन कैबिनेट थे, जो लोगों के लिए काम करते थे, उनके ऊपर सुपरविजन के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स को बिठा दिया गया. और मिलिट्री ऑफिसर्स किसके थे? जनरल परवेज मुशर्रफ के थे. तो शायद ही कोई ऐसा ऑर्डर पास हो सकता था जो उनके खिलाफ हो, है ना. सो आफ्टर पासिंग द लॉ इलेक्शंस हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज. यानी नाम मात्र के लिए, यानी कहने के लिए चुनाव तो कराए जाते थे, लेकिन उन चुनाव में जीतता कौन था? परवेज मुशर्रफ के जो सपोर्टर्स थे वो जीते थे. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, बस उनको कुछ पावर्स दे दिए गए थे. बट फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ. बताया ना मैंने कि अंतिम जो पावर था वो किसके हाथ में था? जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था. तो इस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? पाकिस्तान में तख्ता पलट किया, और पाकिस्तान में खुद के हाथों में अपने शासन को ले लिया.
ठीक है। और एक तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से चेंज कर दिया और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उन्होंने फॉर्म किया। अगले वीडियो में देखो, अगले स्लाइड में आप देखोगे कि कैसे चाइना में भी सेम इसी तरह के कुछ कंडीशंस थे। सो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। भले ही वहाँ पर कहने के लिए 5 सालों पर के दौरान हमेशा इलेक्शंस होता है फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जिसे कि क्यूगागो रेनमिन कहा जाता है ना। यानी नेशनल, ये नाम तो कुछ ऐसा अजीब सा है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको नाम याद रखो, है ना। यानी वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। ये चाइनीज नेम को हटाओ, मारो गोली इसको। सो देन दे हैव पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। यानी पार्लियामेंट को पावर होता है क्या करना, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का, है ना। सो इट हैव नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट। चाइना के हर पार्ट से लगभग 3000 लोगों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। एंड सम आर द मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। सो बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट नीड्स टू बी अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखो यही तो सबसे बड़ी बात है। यानी भले ही आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ो, दैट वहाँ मतलब कि मनाही नहीं है कि आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन चुनाव लड़ने के पहले आपको अप्रूवल चाहिए किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। यानी हो ना हो आपको फिर से मेंबर बनना पड़ेगा किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। So only those who members in Communist Party or 8 smaller parties allied by 8 allowed to contest election held in 2002 and 2003। चलो भाई, यानी आप वहाँ पर भले ही कम्युनिस्ट पार्टी, भले ही चुनाव लड़ना चाहता, लेकिन आपको कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा, या फिर जो उसकी सहयोगी 8 पार्टियां हैं उनमें से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि 2002 और 2003 में हुआ था, है ना। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरह होगा, गवर्नमेंट बनेगी किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। यानी वन पार्टी वन नेशन। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, एज यू नो, है ना। हमेशा और हमेशा जो सरकार बनती है वो किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी वन पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है। इसी तरह का कुछ रूल रेगुलेशन हम देखेंगे किसमें, मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या हुआ था उस समय, Since the independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president। यानी मैक्सिको में हर 6 साल के बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है ना। बट द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल। भले ही वह देश जो है कभी भी सेना के, जैसे कि पाकिस्तान में होता मिलिट्री रूल था या फिर डिक्टेटर रूल के तहत ये नहीं रहा, है ना। बट अंटिल 2000 तक ऑल इलेक्शंस वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, है ना। ये पार्टी जो थी मैक्सिको के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले की थी, और इसलिए इसने अपना बपौती अधिकार समझ लिया था कि वो पूरे इलेक्शंस में 2000 तक हर इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आई थी, और वो पार्टी थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका बहुत बड़ा योगदान था मैक्सिको के फ्रीडम में, है ना, इंडिपेंडेंस में। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट द इलेक्शंस बट नेवर विन द इलेक्शन। यानी जो अपोजिशन पार्टी थी, ऐसा नहीं था कि चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन कभी इलेक्शन जीतने में वो कामयाब नहीं हो पाती थी। द PRI यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। यानी जो ये इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, ये बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स को अपनाती थी जिससे वो इलेक्शन जीत जाए। वो भले ही कई बार ऐसा होता था कि वहाँ पर जो बूथ था, कल तक मालूम होता था कि ये बूथ जो है इस जगह पर है, और अगले ही दिन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पता चलता था कि नहीं, अब वो बूथ हटा करके कुछ किलोमीटर की दूरी पर रख दिया गया है जहाँ पर महिलाएं जा ही नहीं सकती थी। तो इस तरह वो डर्टी ट्रिक्स अपनाते थे, बूथ कैप्चरिंग को अपनाते थे, जिससे कि लोग वोट न दे सकें, और कई बार वो जीत जाते थे, है ना। ऑल दोज हु एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इन पार्टी मीटिंग्स। यानी वो सभी लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस में अटेंड, मतलब कि एज ए एम्प्लॉय थे, उन्हें पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता था। एंड टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आल्सो हैव टू वोट फॉर इट। वहाँ पर प्रेशर दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को, क्योंकि मान लीजिए कि जो टीचर्स बनते होंगे वो इसी पार्टी के द्वारा बनते होंगे, तो निश्चित तौर पे उनको इसी पार्टी के लिए क्या करना पड़ता था, वोट देना पड़ता था फॉर PRI। तो इस तरह आप देख सकते हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो माता पिता होते थे उन बच्चों के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, या फिर वो टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, दे हैड आल्सो टू वोट फॉर PRI। वहाँ पर दूसरे पार्टी को आपको वोट नहीं देना होता था, है ना। मीडिया इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम। अब लो भाई, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मीडिया भी क्या है,
किसकी है? सरकार की है। मीडिया सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखा सकती है जो सरकार दिखाना चाहती है ना। लेकिन अपोजिशन पार्टीज की किसी भी एक्टिविटी को मीडिया जो है वो हाईलाइट नहीं करती थी, है ना, जिससे केवल और केवल गवर्नमेंट के कार्यों को ही दिखाया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो इनडायरेक्टली सेंसरशिप वाज अप्लाइड देयर। सेंसरशिप में यही होता है कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। सम टाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड, जैसे मैंने बताया ना, वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया जाता था। दैट मेड डिफिकल्ट द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, ताकि लोग वहाँ जाकर अपना वोट ही ना दे सके, है ना। एंड खासकर महिलाएं। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन कैंपेन्स एंड फॉर इट्स कैंडिडेट्स। लेकिन PRI जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है वो अपने कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार पर बहुत ही ज़्यादा पैसे क्या करती है? खर्च करती है, जिसके दम पर वो चुनाव जीतती है ना। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ मेक्सिको एट दैट टाइम दैट आई हैव टोल्ड यू. So what the condition was in China, what the condition was there in Pakistan, and what the condition of there in Mexico. Okay students. सो इन सऊदी अरेबिया की भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। इस्टोनिया और फिजी जो है कुछ खास इसी तरह के वहाँ पर गवर्नमेंट है। सो सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। ध्यान देंगे, सऊदी अरेबिया में 2015 यानी 2015 के पहले तक वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 में जाके वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। Estonia made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. यानी इस्टोनिया में वहाँ पर नागरिकता रूल को इतना मतलब कठोर बना दिया गया, इतना हार्ड बना दिया गया है कि रसियन जो माइनॉरिटी, वहाँ पर जो रसियन है वो किस रूप में है? माइनॉरिटी के रूप में। तो जो रसियन माइनॉरिटी है उनको वोट देने का अधिकार ही ना मिल सके या फिर वहाँ की सिटीजनशिप ही वो ना बन सके। तो जब वो सिटीजनशिप में ले ही नहीं पाएंगे तो फिर वोट कैसे देंगे? In Fiji, the electoral system such the vote for an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji. अब लोगों जैसे भारत में आप मैंने बताया था कि 1 वोट 1 वैल्यू, है ना, एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। इंडिजीनियस जो फिजी हैं, वहाँ के रहने वाले जो फिजी हैं, वहाँ के लोगों के वोट की वैल्यू जो है इंडियन फिजियन से क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह आप देख सकते हो सऊदी अरबिया, इस्टोनिया और फिजी में इस तरह के कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ पर एक ही पार्टी क्या हो, चुनाव जीते, और बाकी जो दूसरे देश वाले हैं या फिर दूसरे जो आपको अल्पसंख्यक हैं जो माइनॉरिटी में हैं उनको वोट देने का अधिकार न मिल सके, है ना स्टूडेंट्स। जिम्बाब्वे में क्या शासन था वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जिम्बाब्वे में किस तरह के वहाँ पर रूल और रेगुलेशन थे, क्या वो डेमोक्रेटिक थे या नॉन डेमोक्रेटिक थे। सो अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी 1980, यानी 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिलती है। किससे? अंग्रेज़ों से, वाइट माइनॉरिटी से। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू PF, द पार्टी लेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो ये जानू PF जो पार्टी है वो जो फ्रीडम स्ट्रगल को मतलब कि इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसके लीडर कौन है? रॉबर्ट मुगाबे, एक काला भारी भरकम आदमी जिसमें रात में बच्चे उनको देख ले तो शायद ही डर जाए। सो हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से यही पार्टी और यही जो नेता है रॉबर्ट मुगाबे, जिनके साथ लोगों की सहानुभूति भी होगी क्योंकि लोगों को लगता होगा कि ही इज़ द लीडर, अंडर हीज लीडरशिप वी हैव गॉट द फ्रीडम। हो सकता है ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सो इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, ऑलवेज वन जानू PF पार्टी। रेगुलर्स जो इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली तो हो रहे हैं, लेकिन हमेशा और हमेशा कौन पार्टी जीत रही है? जानू PF पार्टी जीत रही है, जैसा कि दूसरे देशों में भी हम लोगों ने देखा। President is popular but uses unfair practices in elections. I told you that there was the sympathy along with Robert Mugabe as he won and he fought for the struggle of freedom of Zimbabwe. So sympathy तो लोगों की होगी ही होगी, लेकिन वो unfair practices भी करते हैं। unfair का मतलब होता है illegal वे में वो चुनाव भी जीतते हैं, है ना। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक्स हिम लेस अकाउंटेबल। उन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करने के साथ ही प्रेसिडेंट के पावर्स बढ़ते जाते हैं और वो लेस अकाउंटेबल होते हैं, यानी लोगों के सवाल जवाब का आंसरेबल वो नहीं रहते हैं। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स हैरेस्ड एंड डिसरप्टेड।
जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो लीडर्स हैं या फिर उसके जो वर्कर्स हैं उनको क्या किया जाता है, हैरेस किया जाता है, उन पर तरह तरह के नियम कानून लाद दिए जाते हैं, केस मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जिससे बेचारे जो होते हैं वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं। किसके खिलाफ? रॉबर्ट मुगाबे के पास, है ना। देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट्स ऑफ क्रिटिसाइज द पावर। वहाँ पर ऐसे लॉ भी बना दिए गए हैं कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, आप प्रेसिडेंट के कार्यों को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन देशों में किस तरह का शासन था और ये कैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इन देशों में जो मैंने आपको समझाया, पाकिस्तान है, चाइना है, जिम्बाब्वे है और उसके अलावा आपको फिजी है, इस्टोनिया है, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट था वो चला करता था कुछ समय पहले तक। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।